हेलो टू ऑल द व्यूअर्स। आज हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। हम लोग एक कंप्लीट स्टडी करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के हर चैप्टर के बारे में। आज हम लोग लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स इंट्रोडक्शन। फर्स्ट हम लोग देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स का कंसेप्ट क्या होता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है। तो अगर हम लोग थर्मोडायनेमिक्स देखें तो थर्मो का अर्थ होता है किसी भी प्रकार की ऊर्जा, तो वो हमारी थर्म कहलाती है। थर्म का मतलब, तो यहाँ पे थर्मो का टर्म हो गया, ये हमारी एक प्रकार की जैसे हम लोग कह सकते हैं ऊष्मा है, एक हीट एनर्जी है जो कि डायनामिक्स का अर्थ होता है किसी प्रकार का फ्लो। तो जब भी फ्लो करते हैं कोई भी, तो उसके बारे में जब भी हम लोग स्टडी करते हैं तो वो हमारी थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ही आती है। तो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द एनर्जी एंड इट्स कन्वर्जन। तो एनर्जी जिस भी चीज़ में कन्वर्ट होती है उसके बारे में जब हम लोग कंप्लीट स्टडी करते हैं तो वो हमारी थर्मोडायनेमिक्स कहलाती है। तो हो गया इसका डेफिनेशन कि एक्चुअली थर्मोडायनेमिक्स होती क्या है। अगर हम लोग हिंदी में देखें तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊर्जा तथा उसके रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग ऊष्मागतिकी कहते हैं। ऊष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक्स का हिंदी ट्रांसलेशन है। हम लोग पढ़ते हैं, जब भी थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं तो ये एक कंप्लीट साइंस है जो कि काफ़ी वाइड है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। तो इसको कंप्लीट स्टडी करने के लिए हमें इसे क्लासिफाई करना पड़ेगा। इसका एक वर्गीकरण किया जाता है, 2 प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है। पहला हम लोग पढ़ते हैं मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। जो भी मैक्रो होता है, मैक्रो का अर्थ होता है बड़ा या फिर कुल का मतलब टोटल। तो कोई भी चीज़ जो कि बड़े स्तर पे की जाती है, मतलब ऊपर के स्तर पे की जाती है, या फिर पूरे टोटल को लेके जब हम कोई किसी चीज़ की स्टडी करते हैं तो वो हमारा मैक्रोस्कोपिक अप्रोच या फिर दृष्टिकोण कहलाता है। इन दिस अप्रोच अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मैटर, कोई भी एक मैटर की थोड़ी सी क्वांटिटी ली जाती है, is considered without taking into account the events occurring at molecular level। मॉलिक्यूल्स के लेवल पे या फिर किसी छोटे लेवल पे क्या इवेंट्स हो रहे हैं, क्या चीज़ें क्या प्रोसेस किया जा रहा है, ये हम लोग मॉलिक्यूल्स के लेवल पे ना जाके देखते हुए एक ऊपरी स्तर पे जब हम इसके बारे में स्टडी करते हैं उसे हम लोग मैक्रोस्कोपिक दृष्टिकोण कहते हैं। जब भी हम लोग मैक्रोस्कोपिक दृष्टिकोण से थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी करते हैं तो उसका एक अलग नाम दिया जाता है, जिसे हम लोग क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। हिंदी में भी इसको क्लासिकल ऊष्मागतिकीय कहा जाता है। देखते हैं इसको हम लोग हिंदी में। मैक्रोस्कोपिक दृष्टिकोण से तात्पर्य है कि निकाय के संपूर्ण द्रव्यमान को एक मानते हुए उसमें जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उसको अध्ययन किया जाता है। मतलब जो भी हमारा एक मैटर है उसमें जो भी द्रव्यमान है हमारा, उसको हम लोग एक कंप्लीट एक मान के जब स्टडी करते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स को अलग अलग ना मानकर एक मानकर स्टडी की जाती है, तो वो हमारा मैक्रोस्कोपिक अप्रोच कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मैक्रोस्कोपिक अप्रोच में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं किसी चीज़ का टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर देखते हैं या फिर प्रेशर देखते हैं तो हम लोग एक कंप्लीट सिस्टम मानते हैं। सिस्टम जो भी हमारा मैटर है उसको हम लोग एक पूरा सिस्टम मानते हैं। सिस्टम के हर एक जगह पे पॉइंट पे उसकी वैल्यूज़ अलग अलग आती है, डिफरेंट वैल्यूज़ होती है। मान लीजिए कोई भी आपका एक बर्तन है जिसमें आपने पानी को गर्म किया, तो जहाँ पे आपका बर्नर की हीट आ रही है वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा। मान लीजिए ये बर्नर की हीट है, यहाँ पे आपका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है। एक नॉर्मल टेम्परेचर मान लेते हैं 40 डिग्री सेल्सियस है। इसके ऊपर जैसे आप बढ़ते जाएंगे टेम्परेचर कहीं ना कहीं बदलता जाएगा। बट क्योंकि हम लोग एक मैक्रोस्कोपिक दृष्टिकोण रख रहे हैं तो ऊपरी स्तर पे हम लोग अगर देखा जाए तो हम लोग टेम्परेचर की जो भी एवरेज वैल्यू होगी उसको हम लोग कंसीडर कर लेंगे और हर एक पॉइंट पे मान लिया जाएगा कि यहाँ पे हर एक पॉइंट पे इसका जो भी टेम्परेचर है वो लगभग 40 डिग्री सेल्सियस है।
ठीक है। टेम्परेचर आपने सुना होगा इसके बारे में, टेम्परेचर का नाम आपने सुना होगा, किसी भी चीज़ के तापमान को उसका टेम्परेचर कहा जाता है। प्रेशर के बारे में भी ये शब्द आपने सुना होगा अपने स्कूल लेवल की पढ़ाई में। इंटरनल एनर्जी के बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे, और एंट्रोपी के बारे में भी ज़्यादा आपने पढ़ाई नहीं की होगी। ये सारे टॉपिक्स जो है ये आगे जब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर्स पढ़ेंगे उसमें ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या चीज़ इंटरनल एनर्जी होती है या क्या चीज़ एंट्रोपी होती है। अभी हमें बस इतना समझना है कि मैक्रोस्कोपिक दृष्टिकोण क्या कहलाता है, किस चीज़ को हम लोग कहते हैं। तो कोई भी चीज़ जो कि चेंजेस हमें दिखाई दे रहे हैं, जो हम सेंस ऑर्गन्स से हमारा फील कर सकते हैं, या तो हम लोग उसको देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, या फिर जो भी हमें उसको सेंस ऑर्गन्स से दिखाई देगा, या फिर किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से हम लोग नाप सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमारी मैक्रोस्कोपिक अप्रोच से, दृष्टिकोण से हमारे थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी कहलाती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैक्रोस्कोपिक अप्रोच क्या होता है। एक बार आप लोग खुद से ये सारी चीज़ें, इसके डेफिनेशंस पढ़ लीजिएगा, आपको उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज हो जाएगी। आगे हम लोग देखते हैं क्या होता है हमारा माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे थर्मोडायनेमिक्स दो चीज़ों में क्लासिफाई की जाती है। पहला होता है हमारा मैक्रोस्कोपिक अप्रोच, दूसरा होता है हमारा माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। माइक्रो का अर्थ होता है छोटा, अणु जिससे हम लोग कहते हैं। एटॉमिक लेवल पे जब भी हम लोग किसी भी सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं तो वो जो अप्रोच होता है वो हमारा माइक्रोस्कोपिक अप्रोच कहलाता है। देखते हैं इसके हम लोग डेफिनेशन क्या होती है। In this approach, the system is considered to be composed of very large number of discrete particles. हर पार्टिकल एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, इन दोनों में किसी प्रकार का फ़र्क होता है। तो हम लोग ऐसा कंसीडर करते हैं कि इसमें लार्ज नंबर ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल्स हैं जिन्हें हम लोग मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जैसे परमाणु होता है हमारा, मॉलिक्यूल्स कहते हैं। इसके बारे में जब भी हम लोग इनके चेंजेस के बारे में स्टडी करते हैं कि एक परमाणु दूसरे परमाणु से अलग कैसे है, जब हम लोग इसके बारे में स्टडी करते हैं तो उसके लिए हमें एडवांस स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल मॉडल्स की ज़रूरत होती है। इसके लिए हम लोग नॉर्मल जो हमारा कैलकुलेशन हो रहा था एवरेज वैल्यू लेके, वो ना करते हुए इसके लिए हमें एडवांस स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल मॉडल्स की ज़रूरत होती है। उसके बाद हम लोग एक माइक्रोस्कोपिक अप्रोच के थ्रू हम लोग अपने थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी कर सकते हैं। यह दृष्टिकोण से तात्पर्य यह है कि द्रव्य का प्रत्येक अणु एवं परमाणु के गुणों में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। हर एक एटम्स के में जो चेंजेस हो रहे हैं, जब हम उस स्तर पे जाके पढ़ाई करते हैं तो वो हमारी माइक्रोस्कोपिक अप्रोच कहलाती है। और इसके थ्रू जब भी हम लोग स्टडी करते हैं, हमारे जो स्टडी होती है थर्मोडायनेमिक्स की, तो वो हमारी स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स कहलाती है। स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स कहलाती है, सांख्यिकीय ऊष्मागतिकीय कहलाती है। इसमें क्या क्या हो सकता है इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एक तो हो सकती है हमारी वेलोसिटी, वेग। अब वेग कैसे हो सकता है इसको समझते हैं। मान लीजिए ये कोई वाटर है जो कि फ़्लो कर रहा है। जब ये फ़्लो कर रहा है तो इस जगह पे इसका वेलोसिटी कुछ होगा, समझ लीजिए v1, और इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कुछ होगी v2। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट है जिसकी वेलोसिटी की बात की जा रही है। मतलब हर पॉइंट पे, एक छोटे से पॉइंट पे जो इसकी वैल्यूज़ हैं वो बदलती जा रही हैं। इसलिए वेलोसिटी जो होता है इसको हम लोग एक माइक्रोस्कोपिक दृष्टिकोण से इसकी वैल्यूज़ निकालने की कोशिश करते हैं। जब इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे किया जाता है तब इसकी वेलोसिटी एक एक पॉइंट पे निकाली जाती है किसी सांख्यिकीय अप्रोच के द्वारा। इसके साथ ही काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है जिसको हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके इसकी जांच कर सकते हैं, जिसे हम लोग गतिज ऊर्जा भी कहते हैं। इसके साथ ही मोमेंटम हो सकता है, या फिर इम्पल्स फोर्स हो सकता है, या कुछ भी इस प्रकार की चीज़ें जिसमें जो कि हर पॉइंट पे अपनी वैल्यूज़ बदलती है, वो हर चीज़ हमारे माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में आ जाती है। तो हर मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट वेलोसिटीज़ होती हैं,
ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड अप्रोच होता है क्योंकि हमें हर पॉइंट पे अलग अलग वैल्यूज़ मिल रही है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पड़ जाता है अप्रोच। इसके साथ ही हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो इसको फील नहीं कर सकते। जैसे कि हमें दिख नहीं रहा है कि एक जगह पे वेलोसिटी दूसरी है, दूसरी जगह पे वेलोसिटी दूसरी है, तो ये हमें दिखाई नहीं दे रहा है अपनी आँखों से। तो ये जो सेंस ऑर्गन्स हैं ये इन्हें फील नहीं कर सकते। इसके लिए हमें एक एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत होती है। उसके साथ ही हम लोग इसके जो भी वैल्यूज़ हैं वो निकाल सकते हैं अगर हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाएं तब। इसके साथ ही अगर आप लोगों को ये भी जानना चाहिए कि जब भी हम लोग क्वेश्चंस प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं या क्वेश्चंस बनाते हैं, तो उसमें हम लोग मान के चलते हैं कि वेलोसिटी जो है वो हमारी कांस्टेंट है। तो वो वहाँ पे एक मैक्रोस्कोपिक अप्रोच लेकर ही हम लोग थर्मोडायनेमिक्स की पढ़ाई करते हैं। ज़्यादा हम लोग मॉलिक्यूलर लेवल पे चले जाएंगे तो वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो अपने कॉलेज लेवल पे हमें जो भी पढ़ाई करनी है, यहाँ पे जो भी आपको थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बताया जाएगा, वो सब एक मैक्रोस्कोपिक अप्रोच लेके क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स के बारे में ही हम लोग स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है। ऊष्मागतिकीय निकाय। अगर हम लोग जब भी हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के बारे में स्टडी करते हैं, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि किसी बर्तन में आप लोग पानी को गर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो बर्तन है और जो पानी है, बर्तन में जो पानी है ये पूरा हमारा एक सिस्टम कहलाएगा। क्योंकि हम लोग इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो वो निश्चित क्षेत्र होता है जिसमें द्रव्य के गुणों का अध्ययन किया जाता है। मान लीजिए ये हमारा एक प्रिस्क्राइब्ड रीजन है। इस प्रिस्क्राइब्ड रीजन में हमारा एक मैटर भरा हुआ है और इसी के बारे में हमें स्टडी करना है। यहीं पे हमारा टोटल अटेंशन है, जो भी हमारा कंसंट्रेशन है, जो भी हमारा कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल जो भी हमारा इक्वेशन लग रही है, वो सब कुछ इसी रीजन पे लग रही है। तो ये जो हमारा कंप्लीट रीजन, ये जो हमारा निश्चित क्षेत्र है, यही हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहलाता है। क्योंकि हम लोग जो भी एनालिसिस कर रहे हैं प्रॉब्लम की, जो भी हमारी रिक्वायर्ड प्रॉब्लम है, मान लीजिए हमें निकालना है कि 10 मिनट के बाद इसका तापमान कितना हो जाएगा, ठीक है, एक बर्नर लगा हुआ है, तो इसका तापमान कितना हो जाएगा, तो मतलब इस कंप्लीट सिस्टम का तापमान कितना हो जाएगा, इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो ये हमारा एक प्रिस्क्राइब्ड रीजन होता है जिसमें फाइनाइट क्वांटिटी होती है। फाइनाइट का अर्थ ये होता है कि एक ऐसी क्वांटिटी जो कि सीमित है। तो कोई भी सीमित क्वांटिटी की मैटर इसमें रहती है, प्रिस्क्राइब्ड रीजन रहता है जिसमें हमारा अटेंशन होता है और जो कि हमारी जो भी रिक्वायर्ड प्रॉब्लम है उसके एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट थर्मोडायनेमिक सिस्टम। जो भी क्षेत्र होता है वो रेखा द्वारा खींचा जाता है, ठीक है, रेखा द्वारा घेरा जाता है और उसमें एक उपस्थित द्रव्य होता है और ये कंप्लीट हमारा ऊष्मागतिकी निकाय बन जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसको एक फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक नॉर्मल हमारा ये सिलेंडर है, एक सिलेंडर है और यहाँ पे हमारा पिस्टन है। पिस्टन और सिलेंडर की जो बाउंड्री है वो ये आप लोग देख सकते हैं। सिलेंडर के अंदर जो भी हमारा द्रव्य भरा हुआ है, जिसे हम लोग पिस्टन के द्वारा दबा रहे हैं, ये जो नीचे पिस्टन आ रहा है और ये जो हमारा सिलेंडर का सिस्टम है और उसके अंदर का जो द्रव्य है वो हमारा सिस्टम कहलाएगा। सिलेंडर और बाहरी जो एयर है उसके बीच में जो बाउंड्री है उसे हम लोग परिसीमा कहते हैं। जो बाहर की जो एयर है उसे हम लोग सराउंडिंग नाम से देखेंगे। सराउंडिंग मतलब हमारा जो भी परिवेश है, वो हमारे जो भी बाहर की चीज़ें हैं, जो भी सारी चीज़ें जो सिस्टम के बाहर की हैं, वो सब कुछ सराउंडिंग में आ जाएगी, जिसके बारे में हमें स्टडी नहीं करना है। इस चीज़ के बारे में हमें स्टडी नहीं करना है, तो वो सब चीज़ें जो हमारे सिस्टम के बाहर हैं वो सब सराउंडिंग है, और जिन भी चीज़ों की हमें स्टडी करनी है वो सब कुछ हमारा सिस्टम है। तो ये हमारा एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है जिसके बारे में हमें स्टडी करना है। बाहर की सारी चीज़ें सराउंडिंग है। सिस्टम और सराउंडिंग मिल के बनाते हैं हमारे एक यूनिवर्स। यूनिवर्स मतलब समष्टि, मतलब वो सारी चीज़ें जो कि बाहर की है, सिस्टम और सराउंडिंग से जो मिल के बनी है, वो सब कुछ हमारा यूनिवर्स है।
इसके बारे में छोटी डेफिनेशंस आपसे पूछ ली जाती है आपके एग्ज़ाम में, तो बस आप लोगों को ये इसकी चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। बाकी मेन जो थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी है वो हम लोग आगे के लेक्चर्स में करेंगे। आगे हम लोग देखते हैं, इसका 1 बाय 1 डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि बाउंड्री क्या होती है। बाउंड्री का अर्थ होता है परिसीमा। तो वह लाइन which differentiate a line which differentiates system and surrounding। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में की जो रेखा होती है उसी को हम लोग बाउंड्री कहते हैं। यह रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है। इसको समझते हैं। मान लीजिए कि ये आपका एक बर्तन है जिसमें आपने पानी को गर्म किया, ठीक है। अब बर्तन और बाहर की जो एयर है इसके बीच में आपको ये एक आउटर सरफेस, जो भी आपका बर्तन है उसका जो भी सतह है वो एक तरह के बाउंड्री का काम कर रही है। मान लीजिए आपको यहाँ ना स्टडी करके यहाँ स्टडी करना है कि पानी की जो ऊपरी सतह है और हवा, तो इनके बीच में जब आपको स्टडी करनी है पानी की सतह और एयर के बीच में, तो वहाँ पे जो आपकी स्टडी होती है इसके बीच में कोई एक बाउंड्री नहीं है, जो एक पानी की सतह है और ऊपर हवा है। तो ये एक इमेजिनरी बाउंड्री है, एक इमेजिनरी बाउंड्री है, एक रियल बाउंड्री नहीं बनी हुई है। जैसे कि यहाँ पे बर्तन की सतह आ जा रही थी, अब यहाँ पे कोई बर्तन की सतह नहीं है, पानी और हवा है, उसके बीच में जो भी एक बाउंड्री कह सकते हैं वो हमारी एक इमेजिनरी बाउंड्री है। तो वह रेखा जो ऊष्मागतिकी निकाय तथा परिवेश को पृथक करती है उसे हम लोग परिसीमा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमारी सराउंडिंग क्या होती है। सराउंडिंग का अर्थ होता है परिवेश। तो जो कोई भी रीजन जो कि सिस्टम के बाहर का होता है, निकाय की परिसीमा के बाहर का जो भी क्षेत्र होता है वो सब कुछ हमारा सराउंडिंग होता है। और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यूनिवर्स की। यूनिवर्स का अर्थ है समष्टि। तो सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को जब मिला के हम लोग स्टडी करते हैं तो वो हमारे कंप्लीट यूनिवर्स कहलाता है। आज के लेक्चर का एक क्विक रिवीजन अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले अगर हमने पढ़ा थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है, थर्मो के बारे में एक नॉर्मल जो डेफिनेशन होती है वो हमने पढ़ा। इसके साथ ही हमने देखा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हमने दो चीज़ें पढ़ी है, एक हमने पढ़ा है स्टैटिस्टिकल और क्लासिकल। तो क्लासिकल हो गया हमारा, और साथ ही साथ हमने स्टैटिस्टिकल के बारे में भी पढ़ा। और इसमें हम लोगों ने दो दृष्टिकोण की बात की है। एक हमने क्लासिकल में हमने बात की है मैक्रोस्कोपिक दृष्टिकोण की, और स्टैटिस्टिकल में हमने बात की है हमने माइक्रोस्कोपिक दृष्टिकोण की। इसके बाद ही हमारा ये थर्मोडायनेमिक्स का कंप्लीट रिवीजन हो जाता है। इसके साथ ही हमने एक सिस्टम के बारे में अध्ययन किया है, सिस्टम क्या होता है, सिस्टम की डेफिनेशन क्या होती है। इसके साथ ही जो भी हमने फिगर बनाया था उसके बारे में हमने स्टडी किया है। ये हमारा कंप्लीट आज का लेक्चर होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, थोड़ा सा और जानकारी लेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।